ओके दोस्तों, तो नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज का जो वीडियो है वो है कॉमन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि जो यूरोप में जो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है ना, वो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने आपको डिटेल में बताया है, जिससे आपको बहुत आसानी हो प्रिपेयर करने में जब आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो चलते हैं एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कीजिए और अपने ईमेल आईडी लिखिए, तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, फिर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूंगा डॉक्यूमेंट्स करने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें जरूरत है अप्लाई करने के लिए। ओके दोस्तों, तो ये आपके डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है, मैंने पूरी स्लाइड बनाई है, जरा आप चेक करते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, सीवी आपका करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है ना, डिप्लोमा डिग्री, ये अपोस्टिल्ड होने चाहिए आपके। अपोस्टिल्ड क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान रखिएगा जब भी आप यूरोपियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, और आपकी ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट जो आपके प्रीवियस स्टडीज की हैं वो। ठीक है ना, और आपका बैंक स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ठीक, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, तो सब डिटेल में अभी बात करेंगे। और रिकमेंडेशन लेटर्स, रेफरेंस लेटर्स एंड रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट ऑफ योर क्वालिफिकेशन बाय अप्लाइंग कंट्री। ठीक है ना, तो ये भी जरूरत है, अभी इसकी भी डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे अभी आप एक एक करके डॉक्यूमेंट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना, और अदर डॉक्यूमेंट्स, ये सारे हम, ये लिस्ट है आपकी और एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म जनरली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होता है जनरली, पर एक जॉइंट एप्लीकेशन भी होती है कि मतलब जो मिनिस्ट्री किसी भी कंट्री की निकालती है, तो आप जब अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेशन आपकी 4-5 यूनिवर्सिटीज में आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और एक एप्लीकेशन होती है जो आपकी एप्लीकेशन विद स्कॉलरशिप। ठीक, तो मतलब स्कॉलरशिप और एप्लीकेशन साथ में जो आपका फॉर्म होता है, तो इस तरह का भी फॉर्म होता है, तो आप एक साथ ही अप्लाई कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जो अप्लाई करना है जो यूनिवर्सिटीज में, वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है ना, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अटैच करने होंगे साथ में। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज है, लेकिन साथ में आपको उनका प्रिंट आउट लेके और वो आपको बाय पोस्ट भी भेजना है। ओके, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन तो मे बी आपकी सेपरेट एप्लीकेशन हो सकती है स्कॉलरशिप की, उसका कोई मतलब नहीं है कि जो आपने एडमिशन लेने के लिए जो एप्लीकेशन भेजी है उसका इससे जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन से कोई मतलब भी नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन है और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है वो आपकी साथ में अप्लाई करनी हो। मान लो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे ऑप्शन हो, ठीक है ना, या जो मिनिस्ट्री है जो एजुकेशन की, उनकी वेबसाइट पे ये भी हो सकता है कि आप अप्लाई भी करें कुछ यूनिवर्सिटीज में और स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें साथ में, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, या फिर यूनिवर्सिटी की खुद जो स्कॉलरशिप होती है वो अपनी वेबसाइट पे ही देती है कि भाई ठीक है, अगर आपको स्कॉलरशिप से पढ़ना है तो आप स्कॉलरशिप की भी एप्लीकेशन है उसको भी आप अप्लाई करो। अदर फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स का मतलब है कि आपकी जो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स होती है, ना तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट में है, ना वो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट में। कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ आपके जो क्या करते हैं कि मतलब उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप निकाली है, जैसे मान लीजिए आपके सीवी रमन स्कॉलरशिप, या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने अपनी फंडिंग निकाली है कि वो हर साल भाई चार लोगों को स्कॉलरशिप दे दी है, तो वो कुल मिला के एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स होती है, जिनको मैंने नाम दिया अदर फॉर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप। अगेन मोस्ट ऑफ द केसेस यू नीड टू फिल अप ऑनलाइन। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन ही फिलअप करनी है आप मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, सीवी आपका या तो वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होगा, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ने एक बता रखा होगा भाई जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में कि भाई ये सीवी है, आपको इस तरह से बनाना है। अदरवाइज अगर नहीं मेंशन करना है और अगर आपको यूरोप में अप्लाई करना है तो आपको यूरोपास सीवी ही बनाना होगा उसी फॉर्मेट में, और 90% यूरोपास सीवी ही लगता है। तो ये वेबसाइट है यूरोपास सीवी क्रिएट करने की, और अगर अच्छा यूरोपास सीवी आपको चाहिए और आपको कैसे बनाना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी मेल आईडी दीजिए, हम बात करेंगे और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एडवाइस दूंगा कि आपको कैसे बहुत अच्छा सीवी, यूरोपास सीवी बनाना है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। डिप्लोमा डिग्री आपकी अपोस्टिल्ड होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस।
अपोस्टुलेशन क्या होता है कि एक सर्टिफिकेट होता है भाई, जैसे मान लो आपका बैचलर की डिग्री है, ठीक है ना, बीटेक की या बीए की, बीएससी की, तो उसके पीछे क्या होगा, एक वो चिपक जाएगा पीछे, डिग्री के पीछे एक चिपक जाएगा एक पेपर टाइप का, उसे कहते हैं अपोस्टुलेशन। जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका जनरली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले देते हैं, पर उसका एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जनरली, तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैंने वेबसाइट लिखी हुई है। तो इसमें क्या होता है जनरली, होता क्या है सर्टिफिकेट कि 92 कंट्रीज के जो हेग कन्वेंशन में ये समझौता हुआ था कि ये एक जो फॉर्मेट है, अगर आप इस तरह का फॉर्मेट कोई कंट्री अपने किसी के डॉक्यूमेंट के पीछे लगा देगी तो वो भाई वैलिड हो गया कि हाँ इस सर्टिफिकेट ये आपका ओरिजिनल है और उसकी वैल्यू इतनी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। जनरली 90% सभी अच्छी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है, कहने का मतलब ये है। तो अपोस्टुलेशन बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि एडमिशन के बाद अपोस्टुलेशन कराना होता है, जैसे आपने एडमिशन करा लिया फिर अपोस्टुलेशन करा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वो तो एडमिशन आपका हो जाएगा, लेकिन तब भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, तब वो अपोस्टुलेशन मांग सकते हैं कि अपोस्टलाइज चाहिए, तो आप पहले से करा लो भाई, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और मैंने वेबसाइट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और हर कंट्री का हिसाब से, ये तो इंडिया का लिखा हुआ है मैंने, हर कंट्री का अपना अपना है अपोस्टुलेशन का प्रोसेस, तो आप करा सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपने क्या कहते हैं वियतनाम से पढ़े हैं, तो भाई वियतनाम की कंट्री में होगा अपोस्टुलेशन का, आप अपनी डिग्री अपोस्टलाइज करा सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है अपोस्टुलेशन में, मान लीजिए मैंने वेबसाइट लिखी तब भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, ठीक है ना, वीडियो के, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, बताऊंगा कैसे, बहुत इजी प्रोसेस, ठीक है। ओके, ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट जो प्रीवियस स्टडीज की है वो आपको 10th ऑनवर्ड्स वो आपको चाहिए, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है ना। बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट जनरली क्या होता है 6 मंथ्स का, जो लास्ट 6 मंथ्स का जो आपका होना चाहिए स्टेटमेंट, और या तो फिर आप लेटर फ्रॉम स्पॉन्सर जो, ठीक है ना, वो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अपने फादर का दे सकते हैं भाई, ठीक है ना, या अपने ब्रदर का दे सकते हैं, ब्रदर लिख के दे देगा कि मैं इसे स्पॉन्सर कर रहा हूं, तो आप ब्रदर का 6 मंथ का स्टेटमेंट, अगर आपके में नहीं उतना फंड दिखाने के लिए, ठीक है ना। जनरली क्या होना चाहिए कि आपका 1 साल का जो लिविंग एक्सपेंस है वो आपको दिखाना चाहिए उसमें, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है लिविंग एक्सपेंस की भी तो आपको नहीं दिखाना, ठीक है ना। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये तो पता ही है आपको, तो जनरली क्या होता है कि जो पासपोर्ट के सारे पेजेस में स्टैंप लगी हुई है वो आपको स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं तो। वैलिडिटी जरूर चेक कर लें, ठीक है ना। मैंने तो 6 मंथ्स लिखा होता है, मेरे ख्याल से कम से कम 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की। भाई तो क्या करोगे, आप जाओगे तुरंत, तो फिर भरने 4 महीने बाद फिर परेशान हो जाओगे, इसलिए ये ध्यान रखना है आपका। तो आपका पासपोर्ट मेरे हिसाब से तो 2-3 साल वैलिड होना चाहिए यार। प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। कुछ कंट्रीज, क्या मतलब सभी कंट्रीज, क्योंकि आप तो इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हो यार, तो इंग्लिश कॉम्पिटेंस आपसे मांगेंगी, तो सॉरी, या तो आइल्ट्स और टॉफिल का स्कोर कार्ड, या अगर आपका आइल्ट्स टॉफिल नहीं है तो प्रीवियस स्टडी आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, उसका प्रूफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको लिख के देगा लेटर पे कि भाई पूरा आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और साथ में आपके जो मान लो बैचलर डिग्री हुई है आपने, तो बैचलर की उसमें लिखा होना चाहिए कि आपने एकेडमिक इंग्लिश का या प्रोफेशनल इंग्लिश का कोर्स किया हुआ है, ये भी मैटर करता है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे, जो मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखो मैंने कितने अच्छे से आपको लिखा हुआ है इसमें होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जो डॉक्यूमेंट जो मांगती है यूनिवर्सिटीज, 1 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। पहली बात, क्यों आप अप्लाई करना चाह रहे हो इस कोर्स को, क्या रीजन है, और क्यों आप इस प्रोग्राम की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो, मतलब आपने ऐसा क्या देखा इसमें कि यही आपके सबसे अच्छा आपको क्यों लगा, तो आपको बताना है यार सबसे अच्छा आपको क्यों लगा, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा बिल्कुल उसी में घुस जाना है, उनको दिखाना है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो नहीं जा रहे हो ना यार, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहे हैं, आपकी जगह आपके डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं आपके लिए। तो डॉक्यूमेंट्स अगर अच्छे हैं ना, तभी एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप या फ्री एजुकेशन, तभी सक्सेसफुल होगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। और क्या स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन है, गुड प्रोफेसर, जॉब ऑप्शन, जो भी है, तो आपको ये बिल्कुल स्पेसिफाई करना है उसमें। और हाउ डज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस और स्टडीज आर रिलेटेड टू दिस कोर्स, तो आप बताओगे यार कि मैंने भाई ये कोर्स पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा, ये मैंने सर्टिफिकेट किया है, और इसलिए मैं
ये कोर्स करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत अट्रैक्टिव है। तो उनको उनको लगना चाहिए यार कि थोड़ा बहुत, भले थोड़ा बहुत इसने कुछ किया है या कुछ कोर्स ही किया है या सब्जेक्ट ही पढ़ा है, ठीक है, तो आपको दिखाना है ये, आप उनको दिखाना है कि आप बहुत ही मोटिवेटेड है। तभी तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बोलते हैं मोटिवेशन लेटर, मीन आई एम हाईली मोटिवेटेड, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल मैं मरा ही जा रहा हूँ यार ये कोर्स करने को। आपको ये दिखाना है और उसका हल्का फुल्का प्रूफ देना है अपनी बातों से, ठीक है ना। क्या आप करना चाहते हो, क्या मकसद है आपके कोर्स करने का, ठीक है, ये आपको बिल्कुल बताना है। तो आप बता सकते हो कि भाई मेरा मेन मकसद है कोर्स करने का कि मुझे इस पे बिल्कुल, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं इसका बिल्कुल मास्टर बनना चाहता हूँ और मैं इसी फील्ड में या तो जॉब करूंगा या इसी फील्ड में मैं आगे रिसर्च करूंगा। तो आपको ये बताना है, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी आप ये लिख सकते हैं कि हमारा प्रीवियस स्टडी मैंने इंग्लिश मीडियम में की हुई है, ठीक है ना, तो इंग्लिश की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो रिकमेंडेशन लेटर्स, तो इस रिकमेंडेशन लेटर्स क्या है, मतलब कि अदर्स विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ यू, मींस फॉर एग्जांपल इफ आई एम योर टीचर, तुमने मुझसे पूछा कि सर मुझे रिकमेंडेशन लेटर दीजिए क्योंकि मुझे एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो मैं लिख के दूंगा एक लेटर में कि भाई ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, इस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था और इसके बहुत अच्छे ग्रेड्स भी आए हैं और ये मतलब काफी अच्छा है, वेल बिहेव है, तो वेल बिहेव्ड स्टूडेंट है, सब कुछ मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा मतलब खूब सारी, और मैं लिख के दूंगा कि भाई ये इस कोर्स के लिए बिल्कुल जायज बच्चा है। तो मैं जब लिख के दूंगा इसी तरह से, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने सुपरवाइजर से, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट रहे हैं तो, या अगर अपने एम्प्लॉयर से, अगर आप जॉब करते हैं तो वो उससे आप ले सकते हैं। और अच्छा हुआ उसी फील्ड के लिए, जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करें तो कंप्यूटर साइंस के ही के लिए अच्छे लोगों से आप ले, तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। रेफरेंस लेटर की बहुत वैल्यू, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो मैंने लिखा हुआ है क्लियर, ये ध्यान रखो आप, देखो लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि अगर आप इफ यू आर अप्लाइंग फॉर कंप्यूटर साइंस, इट इज बेटर टू टेक रेफरेंस लेटर फ्रॉम कंप्यूटर टीचर rather than someone from other industry like somebody from mathematician or English teacher। तो मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा हुआ है, इस बात का बहुत ध्यान देना है आपको रेफरेंस लेटर में, ये नहीं कि बस ले लिया, ठीक है। और आप लोग में से अगर मतलब जो मुझे कोई जानता है या मैं किसी को जानता हूँ तो आप लोग मुझसे मांग सकते हैं रेफरेंस लेटर, अगर मैं आपको जानता हूँ तो मैं आपको जरूर लिख के दूंगा रेफरेंस लेटर, ठीक है ना, ये मैटर करता है। ओके, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट ऑफ योर क्वालिफिकेशन बाय अप्लाइंग कंट्री, जैसे मैंने बताया कि डिपेंडिंग ऑन कंट्री इट माइट बी रिक्वायर्ड और माइट नॉट बी, ठीक है, ठीक है। आपने अपना डिग्री अपोस्टाइल करा लिया ना, इसके बाद लेकिन जो आपकी डिग्री, मान लो आपको मास्टर करना है तो आप बैचलर जो लेके आ रहे हो अपनी कंट्री से, क्या भाई फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हो मास्टर, तो क्या फिनलैंड की कंट्री आपके बैचलर को मानती है, क्या सुटेबल है ये मास्टर करने के लिए फिनलैंड में। तो क्या होता है कि यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट देती है आपको, तो ये उसमें एक लेटर में लिखा रहता है, हाँ भाई कि ये जो बैचलर डिग्री है, जिस कंट्री के इससे मतलब नहीं है, किसी की भी कंट्री की हो, इस भी बैचलर डिग्री, ठीक है, सर्टिफाई करते हैं कि ये मास्टर्स के लिए एप्लीकेबल है स्टूडेंट, ठीक, क्लियर बात। डिपेंड करता है, अगर आपको कहीं ये प्रॉब्लम है, मतलब किसी यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है और आपको प्रॉब्लम है, आप मेरे को लिखो कमेंट बॉक्स में, पूरी हेल्प करूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी, किसी बात की टेंशन नहीं लेनी और किसी कंसल्टेंट को पैसे नहीं देने भाई, ठीक है, सब कुछ मैं बिल्कुल फ्री कंसल्टेंसी करने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये डिपेंडिंग ऑन कंट्री, ठीक है, ये वैलिडेट करता है कि भाई आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है और उस जिस कंट्री में आप जा रहे हो यार थ्रेट तो नहीं है, ठीक है, आप थ्रेट तो नहीं उस कंट्री के लिए, तो भाई जाहिर सी बात है, अच्छी बात है ना ये। तो आपको पीसीसी आप अप्लाई करना है, जो आपको ये जनरली जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है ना, और इंडिया में शायद 500 रुपए में बन जाता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। पासपोर्ट ऑफिस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट से, ठीक, पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी पीसीसी के लिए, तो बस तो आप बनवा सकते हैं पीसीसी। तो जनरली ये जरूरी होती है, ध्यान रखिए 6 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए पीसीसी। जैसे मान लीजिए आपको किसी एम्बेसी में आज जमा करना है तो 6 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अदर डॉक्यूमेंट्स में रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स, मान लीजिए आप बैचलर मास्टर, मान लो बैचलर आपने की हुई है, ठीक है, आप यार थीसिस तो लिखते ही हो ना, थीसिस जब लिखते ही हो बैचलर्स की या आपका डिसर्टेशन लिखते ही हो तो उसको कंपाइल करके आप 3-5-6 पेज का रिसर्च पेपर भी लिख सकते हो यार, उसी को तो लिखना है, पब्लिश करा दो, क्या फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत हो मेरे से बताओ, मैं बताऊंगा कैसे रिसर्च पेपर होते हैं, कैसे क्या होता है।
तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। वही कि अगर आपने बैचलर या मास्टर करते रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया, आपके एडमिशन के स्कॉलरशिप के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उन सबसे अलग हो। भले ही आपके ग्रेड्स कम है, लेकिन आप रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल लिख तो सकते हो ना। तो इसका ये मैटर करता है। और अगर आपने कुछ शॉर्ट कोर्सेज कर रखे हैं, मान लो जो आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स, और आपने शॉर्ट कोर्सेज कुछ कर रखा वायरलेस कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन, क्या कुछ भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मैटर करेगा यार, क्यों नहीं करेगा मैटर, ठीक है ना, क्योंकि आप उस फील्ड में आपको थोड़ा बहुत हैंड ऑन एक्सपीरियंस है भाई, मैटर करेगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, सबकी वैल्यू है। पीस ऑफ पेपर्स मत समझना इनको भाई, पीस ऑफ पेपर्स मत समझना, क्योंकि आप जो अप्लाई कर रहे हो ना वो भी तो पीस ऑफ पेपर ही है। तो आप तो नहीं जा रहे हो, पीस ऑफ पेपर ही है सब कुछ, उसी पर डिपेंड है ना आपका एप्लीकेशन। इंटरव्यू तो बात की प्रोसेस है ना, मान लो इंटरव्यू होता है, किसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू भी होता है भाई, तो वो तो बात का प्रोसेस है ना। अगर आप एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट हो गई तो आप वहाँ इंटरव्यू तक तो आ ही नहीं पाएंगे ना। वॉलंटियर सोशल वर्क अगर आपने कोई किया हुआ है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कि आप बाय नेचर कैसे इंसान हैं, इसका भी ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में या यूरोप में, ठीक है, एशिया में ये सब नहीं मैटर करता, लेकिन यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। मेरे ख्याल से अब आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता चल गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार ये डॉक्यूमेंट्स कैसे करेंगे, ये कैसे कराएंगे, सर्टिफिकेशन कैसे कराएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, अपना ईमेल आईडी लिखिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी पूरी हेल्प करूंगा और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना, और चैनल को ग्रो होने दीजिए, ठीक है ना। तो देसी टीचर इन विदेश ये आपका चैनल है, आप ही के लिए मैंने बनाया है, ठीक। और एक और चैनल है जो आपका देसी टीचर इन यूरोप, वो केवल यूरोपियन लाइफ के बारे में है, ठीक है ना। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।